छोड़ दूँ। 25 जून आज 2020 का 25 जून है। इस तारीख का महत्व इमरजेंसी के कारण है। आज से 45 साल पहले इसी दिन, लेकिन रात को, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का निर्णय किया। 45 साल बाद जब हम इमरजेंसी पर बात करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल किसी के भी मन में आएगा कि आखिर हम इमरजेंसी पर क्यों बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या उस समय इमरजेंसी लगाया जाना ज़रूरी था। क्या इमरजेंसी अगर नहीं लगाई जाती तो जो सरकार ने दावे किए, यानी परिस्थितियां क्या हाथ से बाहर चली गई थी और इमरजेंसी लगा देने से वास्तव में क्या हुआ। ऐसे कई प्रश्न हो सकते हैं। उस हर इमरजेंसी के अनेक पक्ष भी हैं। इसलिए पहले मैं इस प्रश्न से शुरू करता हूं कि क्या इमरजेंसी, ये देखा था, क्या इमरजेंसी क्यों लगाई गई, क्या इमरजेंसी ज़रूरी थी। तो अक्सर लोग ये मानते हैं और उस समय की सरकार ने भी इसका बहुत प्रचार किया कि जेपी आंदोलन के कारण अराजकता की परिस्थिति पैदा हो गई थी। इसलिए कानून व्यवस्था को संभालने के लिए, देश में सुचारू रूप से व्यवस्था चले, इसके लिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। कई इतिहासकार भी इसी तरह की बातें, इसी तरह के तर्क खोजते हैं। आज 45 साल बाद जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास साक्ष्य हैं, यानी सबूत हैं, दस्तावेज हैं, घटनाओं के का पूरा विवरण है और हम लौट करके 45 साल बाद पूरी स्पष्टता से देख सकते हैं कि इमरजेंसी आखिर क्यों लगाई गई। इमरजेंसी के बारे में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था और भारत सरकार, चाहे वो अंग्रेजों की रही हो या स्वाधीनता के बाद की रही हो, जब कोई बड़ी घटना होती है तो भारत सरकार की एक परंपरा रही है कि वो श्वेत पत्र जारी करते हैं। बाबरी मस्जिद की जब घटना हुई 6 दिसंबर 1992 को, तो पीवी नरसिंह राव की सरकार ने भी एक श्वेत पत्र जारी किया। लेकिन हर बार जब भारत सरकार कोई श्वेत पत्र जारी करती है तो लोगों की निगाह में वो श्वेत पत्र दरअसल एक झूठ का पुलिंदा होता है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी एक श्वेत पत्र बहुत चर्चित हुआ जो जारी हुआ था और वह 1932-33 में जारी हुआ था। उसको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी ने, कांग्रेस ने कहा कि ये श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा है।
इंदिरा गांधी की सरकार ने भी जब इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी किया तो वो सचमुच हर शब्द उसके झूठ है। तो सवाल ये उठता है कि सच क्या था। सच जानने के लिए हमको 1971 की उन परिस्थितियों में जाना होगा जिन परिस्थितियों में उस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा का कार्यकाल तो 1972 तक था, लेकिन इंदिरा गांधी को जब ये लगा कि उनकी लोकप्रियता बहुत आसमान छू रही है तो उन्होंने 70 में ही, मेरा ख्याल है कि नवंबर या दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करवा दी और उसके बाद वो चुनाव में गई। फरवरी 71 में चुनाव हुए और मार्च में उसके नतीजे आए। आप लोग ये भी जान लें कि वो 71 फरवरी मार्च का जो महीना है वो जैसे भारत में चुनाव हो रहे थे उसी तरह से पाकिस्तान में भी हो रहे थे। 10 मार्च को 10 मार्च 1971 को रायबरेली के का नतीजा आया और रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी के मुकाबले उस समय ग्रैंड अलायंस एक महागठबंधन बना था। उस महागठबंधन के उम्मीदवार थे राज नारायण। ये जो रायबरेली का जो लोकसभा क्षेत्र है उसका आज़ादी के बाद इतिहास है। पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में इंदिरा गांधी के पतिदेव फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते थे। मेरा ऐसा ख्याल है कि जब 1967 में इंदिरा गांधी को पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा तो उन्होंने रायबरेली का चुनाव किया और इस तरह से 1967 से वे रायबरेली से चुनाव लड़ती थी। 1971 का चुनाव, जैसा मैंने आपसे कहा कि 10 मार्च 1971 को उसका परिणाम आया, लेकिन 10 मार्च से 2 दिन पहले राजनारायण ने 8 मार्च को ही रायबरेली की सड़कों पर अपनी जीत का एक जुलूस निकाला और जब परिणाम आया तो इंदिरा गांधी जीत गई। 1,10,000 वोटों से जीती। उस समय 1,10,000 वोट और आज भी 1 लाख से ऊपर से जो लोग जीतते हैं तो उनकी लोकप्रियता का वो प्रमाण माना जाता है। लेकिन राजनारायण ने जो अपनी जीत का जुलूस निकाला था, जब परिणाम आया तो वे तो हार गए थे, परंतु राजनारायण उन नेताओं में से थे जो हार मानने के लिए कभी तैयार होते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक चुनाव याचिका दायर की और 24 अप्रैल 1971 को राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की और उस चुनाव याचिका पर विधिवत, ये लंबा इतिहास है, मैं थोड़े में बताना चाहूँगा कि विधिवत 10 सितंबर 1973 को इलाहाबाद में उस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और इस तरह से 17 फरवरी 1975 को करीब 5 घंटे इलाहाबाद के उस कोर्ट में, तब जगमोहन लाल सिन्हा उसके की वो कोर्ट थी, वो उस मुकदमे को देख रहे थे, वही उसके जज थे, उनके सामने करीब 5 घंटे की बहस इंदिरा गांधी से राजनारायण के वकीलों ने की। इंदिरा गांधी को पसीने पसीने कर दिया और इस तरह से
आशंका एक पैदा हुई कि क्या इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं। तो आमतौर पर लोगों को ये लगता था कि कौन ऐसा जज होगा जो प्रधानमंत्री को मुकदमे में हरा देगा। तो इसलिए लोग मानकर चलते थे कि इंदिरा गांधी कानूनन भले ही कमज़ोर हों, लेकिन मुकदमा तो जीत जाएंगे। मुझे याद है, कहीं किसी पुस्तक में छपा भी है ये, कि मुकदमे के का फैसला जब आने वाला था, उसके कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले, तब के जनसंघ के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी रांची गए थे और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इंदिरा गांधी के मुकदमे में क्या होगा। उनका जवाब था कि कौन ऐसा जज है जो इंदिरा गांधी का के खिलाफ फैसला देगा। वाजपेयी जी ठीक कह रहे थे, आम धारणा यही थी, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा अपवाद थे और उस पर मैं बाद में आऊँगा कि किस तरह के वे व्यक्ति थे। परंतु जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला, जिस तरह से वो सुनवाई कर रहे थे, उससे ये सत्ता के गलियारे में इंदिरा गांधी को स्वयं भी, इंदिरा गांधी के समर्थकों में और जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे उनको भी ये लगने लगा था कि मुकदमा हो सकता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चला जाए। और इसीलिए इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में बिशन टंडन, जो अभी बहुत जीवित हैं, ईश्वर करे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बुजुर्ग हैं, 92-93 साल की उनकी उम्र है, उन दिनों वे प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर थे और वो 69 से ही पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। वहाँ लंबे समय तक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, 11-12 साल तक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल तक वह उस पद पर बने रहे। जब इलाहाबाद, और संयोग ऐसा है कि बिशन टंडन इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इंदिरा गांधी के जो बड़े काम थे ऑफिशियल, वो सब बिशन टंडन देखते थे। इसलिए उस समय की राजनीति, उस समय की अंदरूनी बातें उनको सब पता रहती थी। उनको एक स्टेज पर ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये मुकदमा इंदिरा गांधी के खिलाफ चला जाए, तो उन्होंने रोज़ डायरी लिखना शुरू किया और इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हुए, परंतु हिंदी में वो रोज़ की डायरी लिखते थे। 12 दिसंबर 1974 को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि अगर फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ गया तो वे उससे बचने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। अब ये बिशन टंडन को ये आशंका थी और देखें तो ये आशंका सच साबित हुई। 12 जून 1975 को फैसला आया। ठीक जगमोहन लाल सिन्हा समय की पाबंदी के लिए मशहूर थे। 9:50 पर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंपस में पहुंचे और ठीक 10 बजते बजते अपनी कोर्ट में आ गए। कोर्ट में उस समय भारी भीड़ थी, दोनों पक्ष के बड़े वकील मौजूद थे, लेकिन राजनारायण के जो मुख्य वकील थे वे उन दिनों मुंबई में थे, इसलिए वे आ नहीं सके। उनके जूनियर वहाँ थे,
और इंदिरा गांधी के जो वकील थे खरे, एससी खरे, वो और उनकी पूरी टीम, पत्रकार, लोग जिनकी की इस मुकदमे में दिलचस्पी थी, कोर्ट खचाखच भरा हुआ था और जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और अपने फैसले पर उन्होंने बिना शर्त 20 दिन का स्थगन दे दिया। ये जो 20 दिन उनको मिला वो इंदिरा गांधी को, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इसके लिए रिव्यू डाल सकें या उस दौरान जो उनको उचित लगे वैसा करें। ये अब उस मुकदमे पर की अंदरूनी जो कहानी है उस पर किताब भी आ गई है और किताब लिखी है प्रशांत भूषण ने, जो शांति भूषण के बेटे भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी के लोग उनकी ओर से जगमोहन लाल सिन्हा को, शांति भूषण को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। जगमोहन लाल सिन्हा का जो सहायक था, जिसने फैसले को टाइप किया था, उसको बहुत धमकाया गया और एक दिन तो ये भी कहा गया कि इंदिरा गांधी लाइन पर हैं और तुम बताओ कि जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला क्या दिया है। लेकिन उसने वचन दिया था जगमोहन लाल सिन्हा को कि मैं फैसला टाइप कर रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं, लेकिन ये मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बताऊंगा। इसलिए उसने उस वचन को निभाया। जगमोहन लाल सिन्हा को डराने, धमकाने और फुसलाने हर हथकंडे अपनाए गए, परंतु कानून में जो था, कानून की व्याख्या करने के बाद जगमोहन लाल सिन्हा को ये लगा कि इंदिरा गांधी का चुनाव भ्रष्ट तरीके से लड़ा गया था, कायदे कानूनों को तोड़कर लड़ा गया था, इसलिए उसे अवैध घोषित कर दिया। ये इतनी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि इमरजेंसी जेपी आंदोलन के कारण लगी, उनसे मेरी असहमति। उस आंदोलन में मैं था, उस आंदोलन की रफ्तार को मैंने देखा है, उस आंदोलन की व्यापकता को देखा है, उस आंदोलन के प्रभाव को मैं जानता हूँ। उस आंदोलन में इतना दम नहीं था जिससे कि भारत में अशांति, अराजकता या क्रांति की कोई लहर पैदा हो जाती। ये ठीक है कि उस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। उस आंदोलन में पूरा गैर कम्युनिस्ट विपक्ष था, लेकिन उस आंदोलन की थोड़ी बहुत गर्मी बिहार में थी और कुछ हद तक हिंदी भाषी राज्यों में थी, लेकिन वो कोई देशव्यापी आंदोलन नहीं था। और इसलिए ये मानना कि जेपी आंदोलन के कारण इमरजेंसी लगी, ये गलत है, ऐतिहासिक रूप से गलत है, तथ्य के आधार पर गलत है। और अब घटनाएं भी जो सामने आई हैं उनके आधार पर भी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी और उस समय की रूलिंग पार्टी ने जो बहाने बनाए इमरजेंसी लगाने के, वे बहाने वाहियात थे। सच ये है कि अगर इलाहाबाद का फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में चला जाता तो इस देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जाती। इसका अर्थ ये हुआ कि इमरजेंसी लगाई गई इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा था। उस फैसले के बाद अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती थी
उस फैसले के बाद उस फैसले के बाद अगर उनमें लोकतंत्र की में आस्था होती, अगर वे लोकतांत्रिक होती, तो उस फैसले के बाद सीधी सी बात ये थी कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाती और उसमें वो बता देती कि मैं मुकदमा हार गई हूँ, लिहाजा कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी अपना नेता चुन ले। कोई भी नेता हो सकता था, जगजीवन राम हो सकते थे, यशवंतराव चौहान हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। इंदिरा गांधी ने ये रास्ता नहीं चुना और इमरजेंसी के रास्ते खोजे जाने लगे। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जिस समय इमरजेंसी लगाई गई उससे पहले एक इमरजेंसी इस देश में पहले से चल रही थी। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने 2 दिसंबर को भारत पर हमला कर दिया था, तो उस हमले की पर जवाबी कार्रवाई के लिए पहला काम जो भारत सरकार ने और इंदिरा गांधी की सरकार ने किया वह इमरजेंसी की घोषणा थी। तो एक इमरजेंसी तो 3 दिसंबर 1971 से चल ही रही थी। इसलिए ये भी सवाल उठता है कि दूसरी इमरजेंसी की क्या ज़रूरत वास्तव में थी। तो ये जो इमरजेंसी 25 जून की रात को उसका फैसला हुआ। जो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये कहते पाए जाते हैं कि 25 जून को इमरजेंसी लगी। तथ्य यह नहीं है। 25 जून को 2 घटनाएं हुई। पहली घटना हुई कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी सभा को जेपी ने संबोधित किया और उस सभा में ही आगे के संघर्ष की योजना घोषित हुई। नानाजी देशमुख लोक संघर्ष समिति के महासचिव बने। लोक संघर्ष समिति इसलिए बनाई गई थी कि इंदिरा गांधी को लोकतांत्रिक रास्ते पर लाया जाए और उनसे इस्तीफा मांगा जाए। तो लोक संघर्ष समिति इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगने के लिए बनी थी और उसकी जो पहली और आखिरी सभा, खुली सभा हुई, वो रामलीला मैदान में हुई। जेपी ने उसको संबोधित किया। अगर उस सभा में जेपी के आने उस सभा में जेपी न आ सके, इसके लिए सरकार ने वो उस विमान को स्थगित कर दिया जिस विमान से वे आने वाले थे, परंतु किसी तरह से वे ट्रेन से उस सभा के लिए पहुंचे और वो बहुत बड़ी सभा थी। दूसरी जो बड़ी घटना हुई कि उससे एक दिन पहले 12 जून को जो फैसला आया और 20 दिन का उसके पास समय था, तो 24 जून को वी.आर. कृष्ण अय्यर वेकेशन जज थे। छुट्टियों के दिन थे। छुट्टियों के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक जज वेकेशन जज की तरह काम करता है। उन दिनों वी.आर. कृष्ण अय्यर वेकेशन जज थे और उन्होंने उनके सामने इंदिरा गांधी का ये मुकदमा रखा गया और उन्होंने उसकी सुनवाई की। ये जो रिव्यू पिटीशन था वो रखा तो गया 20 तारीख को, लेकिन उसकी सुनवाई और उस पर फैसला वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 24 जून को किया। 24 जून को वी.आर. कृष्ण अय्यर ने जो फैसला सुनाया उसमें इंदिरा गांधी को
प्रधानमंत्री पद पर तो वो रह सकती हैं, लेकिन उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले से अवैध हो गई थी। उससे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय अवैध ही माना। तो एक बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई। इंदिरा गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं हैं, वे लोकसभा में तो जा सकती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकसभा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती। तो इस तरह से एक मजाक हो गया कि एक व्यक्ति, एक महिला जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री तो है लेकिन वो प्रधानमंत्री अवैध तरीके से। तो इसलिए 25 जून को इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के आसपास के जो लोग थे, उन लोगों ने सोचना शुरू किया कि उपाय क्या है। उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे। उन्होंने जब बाद में इमरजेंसी की जातियों की जांच के लिए शाह आयोग बना, तो शाह आयोग में एक बयान उन्होंने दिया। ये बयान प्रामाणिक है और इस बयान से ही वास्तविकता का पता चलता है। सिद्धार्थ शंकर रे ने शाह आयोग के सामने कहा कि मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने के लिए जब जा रहा था, तो रास्ते में विजय चौक के पास इंदिरा गांधी ने मुझसे पूछा कि सिद्धार्थ, तुम ये बताओ कि कैबिनेट की यहाँ बैठक बुलाए, इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती। सिद्धार्थ शंकर रे ने उनसे कहा कि मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, संविधान और कानून वगैरह देखकर मैं आपको कोई उपाय बताता हूँ। इसका अर्थ यह है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया था और यही हुआ। 25 जून की रात को तैयारियां शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको कानून की किताबों को देखने, संविधान के प्रावधानों को पढ़ने और अपनी कानूनी जो समझ थी उसके आधार पर सलाह दी कि अगर इमरजेंसी लगाने की घोषणा पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में उसकी पर अप्रूवल चाहिए। तो इस तरह से 25 जून को तैयारी की गई। 25 जून की रात में 12 साढ़े 12 बजे आर के धवन फखरुद्दीन अली अहमद साहब के यहाँ जाते हैं और उन पर दबाव डाल करके इमरजेंसी लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर कर लिया जाता और वो हस्ताक्षर इंदिरा गांधी के पास पहुंच जाता। तो इस तरह से इमरजेंसी कानूनी तौर पर 25 जून की रात को लगाने की तैयारी हो गई, लेकिन उसकी घोषणा तब तक नहीं हो सकती थी जब तक मंत्रिमंडल उस पर सहमत न हो जाए। इसलिए 25 जून की सुबह किसी को 4 बजे, किसी को 5 बजे, किसी को 5:30 बजे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को, मंत्रियों को जगह जगह करके और एक सफदरजंग रोड जो इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री का कार्यालय भी, प्रधानमंत्री का वो आवासीय कार्यालय था, वहाँ मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें ये बताया गया कि इमरजेंसी पर फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने, यानी हमारे राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया है और हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। किसी मंत्री ने कोई सवाल नहीं पूछा सिवाय सरदार स्वर्ण सिंह के,
उन्होंने ज़रूर, जो इंदिरा गांधी के करीब भी थे, उन्होंने पूछा कि मैडम ये इमरजेंसी की ज़रूरत क्या है। लेकिन मैडम इंदिरा गांधी ने ज़रूरत क्या है इस पर कुछ बोला नहीं। कुछ मिनट में ही वो मीटिंग समाप्त हो गई और वहाँ से ही उठकर इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करने के लिए जाती हैं। इस तरह से 26 जून की सुबह 8 बजे पूरे देश और दुनिया को ये मालूम हुआ कि इमरजेंसी लगा दी गई है। और इमरजेंसी लगाने के जो कारण इंदिरा गांधी ने बताए वे झूठे कारण थे। उन्होंने जेपी पर आरोप लगाए और आरोप लगाया कि जेपी हिंसा के लिए उकसा रहे थे, सेना को बगावत के लिए अपील कर रहे थे। ये सब इंदिरा गांधी का बहाना था। सच बात ये थी कि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी। और इस तरह से जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तो भारत के संविधान ने इस देश के नागरिक को जो अधिकार दे रखे हैं इमरजेंसी की घोषणा से, सबसे बड़ा जो अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, वो उसकी हत्या सबसे पहले। और दूसरी बात जो हुई कि 25 को, जैसा मैंने कहा कि उसकी तैयारी की गई थी, तो 25 की रात में ही जितने बड़े नेता उस समय मिले पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जगह जगह जेलों में उनको डाल दिया गया। सबसे पहले जेपी को गिरफ्तार किया गया। जेपी से मिलने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चंद्रशेखर गए तो चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया और इस तरह से पूरा नेतृत्व गिरफ्तार किया गया। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। और ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो संविधान ने तो दी ही है, प्रकृति ने भी दी है। ये निसर्ग का दिया हुआ सबसे स्वाभाविक वरदान है किसी मनुष्य के लिए कि वो अपने को अभिव्यक्त कर सकता है। इंदिरा गांधी ने उस इमरजेंसी से जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम था वह कि लोगों की बोलने की आज़ादी छीन ली। और आजकल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो कांग्रेस के लोग अक्सर कहते हैं कि इमरजेंसी जैसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि ये नासमझी का बयान आप क्यों दे रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों का कुछ उनको ज्ञान है। भारत में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई उससे तमाम परिवार बर्बाद हो गए, हजारों लोग जेल में डाले गए, जेल में ही बहुत लोगों की मौत हुई। और इसलिए जेल के उस दौरान जब लोग जेलों में बंद थे तो कवि या नौजवान नारे लगाते थे कि जेल का फाटक टूटेगा, मेरा भाई मेरा नेता छूटेगा। हौसला भी था लोगों का। लेकिन ये इमरजेंसी के लगने के बाद और इमरजेंसी के ख़त्म होने तक इन 19 महीने का ये जो समय था वो भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। उस 19 महीने को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहले शुरू का एक फेज है जिसमें इमरजेंसी के सद्गुण उस समय के सरकार ने प्रचारित किए। लोगों को ये बताया गया कि इमरजेंसी से सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, रेल समय पर चलने लगी है, सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत के काम कर रहे हैं, आदि आदि।
लेकिन सच बात यह है कि शुरू में लोगों को इमरजेंसी की घोषणा से सदमा लगा। एक सन्नाटा का वातावरण पूरे देश में फैल गया। लोगों को ये अंदाज नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी, जवाहरलाल नेहरू जिनको लोकतांत्रिक लोग समझते हैं, वो तानाशाह भी हो सकती हैं और तानाशाही के रवैये भी अपना सकती हैं। इसलिए जब तानाशाही की घोषणा हुई तो लोगों को उसका जो सदमा लगा, उस सदमे से उबरने में इस पूरे देश को, समाज को 5-6 महीने लग गए। उस तो दूसरा फेज शुरू होता है 5-6 महीने बाद, जब जगह जगह लोगों ने अपने को संगठित किया, संघर्ष करना शुरू किया और वह संघर्ष देश में भी हुआ, विदेश में भी हुआ। उस संघर्ष ने दरअसल पूरी दुनिया को ये बताया कि इंदिरा गांधी का जो है वो विरोध शुरू हो गया है और इस तरह से इंदिरा गांधी पर भी उस विरोध का एक असर हुआ। इतना असर हुआ कि एक तीसरे फेज में इंदिरा गांधी ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना चुनाव कराए जाएं। अब उस तीसरे फेज के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। तीसरे फेज में ही मेरी भेंट उस समय के बड़े नेताओं से भी हुई, जेपी से भी हुई, क्योंकि उस फेज में जेल से मैं बाहर आ गया था। और मुझे याद है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में जेपी भी मुंबई से अपने मित्र बैजनाथ चौधरी को की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए बनारस आए हुए थे। तो मैंने उनसे मिलने के बाद पूछा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इंदिरा गांधी चुनाव के लिए किसी तरह से तैयार हो जाए। तो वो फेज ऐसा था जिसमें विपक्ष भी कोशिश कर रहा था कि इंदिरा गांधी चुनाव के लिए तैयार हो जाए और इंदिरा गांधी का जो सरकारी तंत्र था, उस समय की कांग्रेस पार्टी के अलावा जो इंटेलिजेंस के लोग थे या और जो सरकारी तंत्र था, उनके जिम्मे ये इस बात की ये काम दिया गया था कि वो इसका अंदाज लगाएं कि अगर चुनाव कराया जाता है तो क्या इंदिरा गांधी दोबारा वापस आ सकेंगी। तो वो फेज ऐसा है जब समानांतर कई चीज़ें चल रही थी। उस फेज में इंदिरा गांधी ने कोशिश की कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनको कमज़ोर करें, कुछ लोगों को तोड़ें और विपक्ष को बिखर जाने दें या विपक्ष को बांट दें। दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण इस प्रयास में थे कि गैर कम्युनिस्ट विपक्ष एक होकर एक पार्टी बना ले और जब चुनाव की घोषणा होगी तो उस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। जेपी की कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी की चालों के कारण विपक्ष की एक पार्टी नहीं बनी। लेकिन इंदिरा गांधी इस मुगालते में जरूर उस दौर में थी कि उनकी लोकप्रियता बहुत है और जब चुनाव होगा तो वे बहुत प्रचंड बहुमत से वापस आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव की वो तैयारी कर रही थी उसमें इमरजेंसी तो लगी ही हुई थी, इसलिए उनको भी लगा कि इमरजेंसी के दौरान जब चुनाव होगा
तो विपक्ष बटा हुआ है, लोगों पर ज्यादती जरूर हुई है, बहुत ज्यादती हुई थी, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं है। लिहाजा 18 जनवरी 1977 को एक घोषणा हुई कि लोकसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं। याद रखिए कि जिस लोकसभा से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उसका कार्यकाल 76 में समाप्त हो रहा था, परंतु इंदिरा गांधी ने उसका कार्यकाल बढ़वाया और इमरजेंसी के दौरान केवल लोकसभा का कार्यकाल ही नहीं बढ़ाया गया, इमरजेंसी के दौरान संविधान को का 2/3 हिस्सा बदल दिया गया। दुनिया के किसी संविधान में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें उसकी प्रस्तावना भी बदली गई, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जो संशोधन कराए, उसमें प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ा गया। ये जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ा गया, मैं ये मानता हूँ कि इंदिरा गांधी ने संविधान के निर्माताओं की, संविधान सभा की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की और राजेंद्र प्रसाद की का उन्होंने अपमान किया। क्या राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू और उस समय की संविधान सभा क्या मूर्ख थी, जिसने प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं समझी थी? क्योंकि हमारी प्रस्तावना में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के जो ऊंचे जीवन मूल्य हैं, वे सब उस प्रस्तावना में है। जब हम सब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, उसमें सेकुलरिज्म आ जाता है। जब हम समानता की बात करते हैं, तो उसमें समाजवाद आ जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन दो शब्दों को जोड़कर एक तो यह किया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया, और दूसरा व्यापक परिवर्तन कर दिया। उनको ये लग रहा था कि शायद आने वाले दिनों में दोबारा चुन करके आएंगे और इस तरह से एक तानाशाही हमेशा के लिए इस देश में चलती रहेगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। 18 जनवरी 1977 को जब चुनाव घोषित हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जैसा नतीजा आया तो उस समय बड़ा उत्साह था। मुझे याद है उन दिनों महाकुंभ लगा हुआ था और हम सब लोग पुलिस के डर से या फिर से जेल न जाना पड़े, इसलिए छिप करके कुंभ में रहते थे। अचानक एक दिन जब मौनी अमावस्या का स्नान भी था, 18 जनवरी थी, उस दिन अचानक सुबह सुबह ये खबर फैली कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई। तो बड़े उत्साह का एक वातावरण तो था। कम से कम ये हुआ कि इमरजेंसी का जो कि काले बादल है वो छंट गया। लेकिन अब अगला जो संग्राम था, क्या उसके लिए विपक्ष तैयार था? तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 18 जनवरी से लेकर के और 2 फरवरी तक का जो पीरियड है, उसमें विपक्ष के बड़े बड़े नेता डरे हुए थे। उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिनसे भी मेरी भेंट हुई, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में चुनाव हो रहे हैं, हमारे पास न कार्यकर्ता होगा न हमारे पास पैसा होगा, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। उन दिनों राजनारायण हिसार जेल में थे। राजनारायण जी से के छोटे भाई से मैंने पूछवाया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से लड़ेंगे, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि रायबरेली से कोई दूसरा लड़े, मैं नहीं लड़ूंगा। जाहिर था कि
ये जो जेल में थे या जेल से बाहर थे, उन सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को ये लग रहा था कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन चुनाव में हमारी कोई संभावना नहीं है। अचानक 2 फरवरी को जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और ये नंदिनी सतपथी जो कांग्रेस में थी, कांग्रेस के नेता थे। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर भी रही थी। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। इन 3 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। सबसे पहले 2 फरवरी को जगजीवन राम ने अपना इस्तीफा भेजा और वो इस इस्तीफे की एक लंबी कहानी है। जो लोग उस समय के इतिहास को आप देखेंगे, उस समय के संस्मरण देखेंगे, तो फखरुद्दीन अली अहमद को सबसे पहले खबर लगी। उन्होंने वो सूचना, क्योंकि वो मंत्री थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद के पास जो इस्तीफा गया, इंदिरा गांधी के पास तो इस्तीफा बाद में गया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को सूचना दी कि बाबू जगजीवन राम ने इस्तीफा दे दिया। उनको समझाने की भी कोशिश हुई होगी, लेकिन जगजीवन राम अड़े रहे और अंततः 3 फरवरी को पूरी दुनिया, भारत के लोगों ने भी ये जाना कि जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी। यह एक ऐसी घटना है जिसने दरअसल हवा का रुख बदल दिया। मुझे याद है, हम लोग उन दिनों लखनऊ में थे और मोती महल में थे, यानी चंद्रभान गुप्त के निवास पर। उनको ये सूचना मिली, फिर उन्होंने हम लोगों को बताया और इस तरह से वहाँ मिठाई बांटी गई, लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं और उस दिन से माहौल बदलना शुरू हुआ। और उसके बाद जगजीवन राम ने CFD बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने मिलकर के और दूसरी तरफ जनता पार्टी बनी। JP के और जगजीवन राम के नेतृत्व में वह चुनाव लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, संजय गांधी भी चुनाव हार गए और उसके बाद जनता पार्टी ने जो इमरजेंसी की ज्यादतियां हैं उनकी जांच के लिए एक शाह आयोग बनाया। शाह आयोग अगर ठीक से काम करता, इंदिरा गांधी उनको सहयोग देती, उसमें जाकर के वो गवाही देती, तो पता चलता कि जातियों का प्रकार क्या था। लेकिन इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को कोई सहयोग नहीं दिया और जनता पार्टी एक सुगठित पार्टी नहीं थी, इसलिए 29 महीने बाद उसमें झगड़े शुरू हो गए। झगड़े तो शुरू से ही थे, झगड़े शुरू अंततः 29 महीने बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन इमरजेंसी का जो अध्याय है वह दरअसल एक सबक है और वह उसके सबक ये हैं कि एक कोई व्यक्ति जो सत्ता लोलुप होगा वह अपने कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए देश पर इमरजेंसी थोप सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी इसलिए लगाई गई क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका चुनाव अवैध घोषित हुआ था और इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करवाया, पार्लियामेंट से कानून बदलवा करके फैसला करवाया और अंततः अपने को सुरक्षित कर दिया। लेकिन जनता की अदालत में इंदिरा गांधी गुनहगार थी, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी। जो लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी लोकतांत्रिक थी,
वो लोकतंत्र का अर्थ नहीं जानते। इमरजेंसी को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब लोकतंत्र साफ सुथरा हो सकता था, उसको इंदिरा गांधी ने तानाशाही में बदला। आज लोगों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता है और मैं ये कह सकता हूँ कि 45 सालों में जो इमरजेंसी के बारे में लोगों को मालूम हुआ है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसके आधार पर और जो लोकतांत्रिक जागृति आई है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अब कोई भी प्रधानमंत्री होगा वह इमरजेंसी लगाने की भूल या इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसलिए इमरजेंसी का सबक यह है कि भारत का स्वभाव लोकतांत्रिक है, इसलिए लोकतंत्र की जड़ें गहरी होनी चाहिए और कोई अगर तानाशाही प्रवृत्ति उभरती है तो उस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ जैसे इमरजेंसी के दिनों में लोग लड़े, वैसे लड़ने के लिए तैयार रहें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।